हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल है बेटा आप लोगों के। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही आसान सा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वैसे जनरली फॉर्मूला बेस ही आता है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी है वो हम लोग देखेंगे आज वाले सेशन में। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। माई सेल्फ राहुल डूडी। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन आप मेरे साथ करने वाले हो सारे लोग। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से बिना किसी देरी के हमें अपना सेशन स्टार्ट करना चाहिए। क्या बोलते हो, करें फिर स्टार्ट? चलो जनाब, तो क्या क्या देखने वाले हैं आज हम लोग। आज बेटा सबसे पहले हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, और सबसे लास्ट में छोटा सा पोर्शन है बैटरीज, जो एनसीईआरटी में दिया है आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक है ना, हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा, बट पूरा जो डिटेल है क्योंकि पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है वो एनसीईआरटी से देखोगे आप। ठीक है, हालांकि मैं समझा आपको यहां पे दूंगा। चलिए जी, तो सबसे पहले बात होगी किसके बारे में कि जनाब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये क्या बताता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताता है, तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप पहली लाइन में देखें तो लिखता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें हम जनरली इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे चैप्टर में बात करते हैं एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, है ना। कि जैसे मान लो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, इस तरह की बात हम लोग इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो एक से दूसरी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, तो ऑब्वियस है किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो जो डिवाइस होती है उसको बोला जाता है सेल, है ना। हमारे सिलेबस में जो मोटा मोटा अगर मैं सेल की बात करूं तो दो तरह के सेल पढ़ना है, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे का नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन पढ़ते हो, है ना। तो चलो सेल की बात हम लोग इस चैप्टर के लेटर पार्ट में करेंगे, आगे वाले पोर्शन में करेंगे। सबसे पहले बात होगी कंडक्टर्स के बारे में। तो जी सारी दुनिया जानती है कंडक्टर का मतलब क्या होता है। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है, सिंपल। और जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता, दुनिया उनको क्या बोलती है, नॉन कंडक्टर बोलती है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो महाराज कंडक्टर मोटा मोटा दो तरह का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी। अच्छा सर, डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपका वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, घरों में लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। NaCl को पानी में डालो, वो जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस, Na+ एंड Cl-। एक और बड़ी चीज इसमें लिखी हुई है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई केमिकल चेंज नहीं होता मुन्ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तो वहां पर केमिकल चेंज होता है। NaCl का सॉल्यूशन है, उसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो NaCl है, इलेक्ट्रोड जो आपने उसमें दो डाल रखे हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड पे अलग केमिकल रिएक्शन होगी, एनोड पे अलग होगी, है ना। तो आप ये कहोगे कि साहब इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज होता है और जो आपका मेटालिक कंडक्टर है उसमें किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता। अरे भाई कॉपर के थ्रू मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो भाई कॉपर कुछ और थोड़ी ना बन जाता है, कॉपर तो कॉपर ही रहता है ना यार, तो उसमें कोई किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं आता। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा। ठीक, अब यहां पर जो कंडक्टेंस होती है बेटा, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हो, किस पे डिपेंड करती है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। क्योंकि सारा खेल यहां पर मेटल का है, मेटल के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है। तो मैटर की नेचर कैसी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कंडक्टेंस की। ठीक, और वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करूं, जिसको आप आयोनिक कंडक्टेंस बोलते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है। दूसरी चीज, उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं उनकी साइज क्या है, आपका सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कितनी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। आप सबको पता है कि अगर आयंस की साइज बड़ी होगी
मूवमेंट स्लो हो जाएगा। अगर आपका जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तब भी जो आपके आयंस है उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें से ये जो 2 पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेटालिक कंडक्शन में किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता और यहां पर केमिकल चेंज होता है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है और इस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, आपको याद रहेगा क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलें भाई साहब। ठीक है सर, आगे चलिए। देखो जी, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट की। यहां से क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूले आएंगे, 3-4 फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे से याद कर लो, कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से अलग जाएगा ही नहीं, है ना। तो क्या कहता है, देखो ओम्स लॉ सारी दुनिया जानती है, I इज इक्वल टू V अपॉन R हम लोग कहते हैं। यहां पर जो I है वो करंट है, V वोल्टेज है, और R क्या होता है? R इज रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आप पूरी कहानी पढ़ते हो आप फिजिक्स के अंदर, है ना, रेजिस्टेंस। अच्छा जी बेटा, एक चीज और देखो, मान लो अगर आपका वायर है ना, मेटालिक वायर है, उसका जो लेंथ है बेटा L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A हो, तो आप लोग लिखते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बोलो लिखते हो कि नहीं लिखते? हाँ ना बोलो देखें। और अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मुन्ना एक कांस्टेंट यूज करते हो, रो, R इज इक्वल टू रो L बाई A। बेटा ये जो रो है इसको आप क्या कहते हो? जल्दी बोलो देखें। दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जा सकता है। बोलिए, सही कह रहा हूं मैं? यस। अच्छा, जो कंडक्टेंस होती है बेटा उसको G से दिखाया जाता है, इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। कंडक्टेंस G का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1/R, है ना। रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है और इसका G का जो यूनिट होगा वो ओम इनवर्स हो जाएगा। मो भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, कुछ भी कहो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है। एक और टर्म होती है जिसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को K से दिखाया जाता है, K। बेटा K क्या होता है? इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो आपके सामने लिखा है K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। देखो यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी बेटा? रो क्या आएगा यहां से देखना जरा, रो आ जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L। तो यहां से अगर आपने लिखा है कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो की जगह क्या डाल दो बेटा? रो की जगह डाल दो 1 अपॉन R A L। तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा सर? G हो जाएगा। ये देखो कंडक्टेंस ये रहा L बाई A बेटा। ये फॉर्मूला है एक और जिसको आपको याद रखना है, K इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। कंडक्टिविटी कप्पा से दिखाया जाता है इसको, ये K नहीं बोलना चाहिए, कप्पा, लेकिन लिखने में हम लोग बोलने में ऐसे ही बोल देते हैं। इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, सॉरी, कंडक्टेंस इंटू L बाई A। L इज लेंथ ऑफ वायर और A हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। अब ये जो L बाई होता है ना बेटा, इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट, है ना, सेल कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, तो भाई ये अगर मैं बात करूं वायर की, तो वायर का L और A तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लो आपका जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में L और A का क्या मतलब होता है? देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालने के लिए यूज किया जाता है कंडक्टिविटी सेल। क्या यूज किया जाता है बेटा? कंडक्टिविटी सेल। क्या यूज किया जाता है बेटा? कंडक्टिविटी सेल, ठीक है ना। तो इस कंडक्टिविटी सेल की खास बात क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बेटा? दीज आर इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की दूरी, किसकी दूरी? इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बेटा ये है आपकी L, और ये जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, है ना। तो अगर आप इसकी कंडक्टिविटी निकालोगे वो हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू L बाई A। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अगर आपका मेटेलिक कंडक्टर है तो L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द वायर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और अगर आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो L का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी L और उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, यही जो L बाई A है मुन्ना, उसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है बेटा इसको? सेल कांस्टेंट, ना। ये एक पर्टिकुलर सेल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। समझ गए आप मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और बढ़िया चीज है, देखो यहां पर लिखा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। 2 कंडक्टिविटी जिसपे और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा है
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, देखो दोनों की डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा उनकी जो कंडक्टिंग पावर है दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कंडक्टिव इंटू वी लिख सकते हो, या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। एन क्या है यहां पर, एन इज योर नॉर्मेलिटी। ठीक है, और बेटा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में के का जो यूनिट होना चाहिए एस सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, और जो आपका लैम्डा इक्यू आएगा उसका यूनिट आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना। और यहां पर के तो क्या हो गया, के आप सब लोग जानते हो भी लिख के आए, कंडक्टिविटी। वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसका किसका, सॉल्वेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो वाला सॉल्यूशन यहां पर भी लिखना है ना। तो इस वाले फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इस वाले फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर। अच्छा, वैसे ही एक और टर्म है छोटी सी बेटा, इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। जहां पर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है वहां लिख दो 1 मोल, है ना। तो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला होगा बेटा के इंटू वी, लेकिन आज जो वी है उसकी जगह लिखोगे के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्या लिखोगे, 1000 अपॉन मोलैरिटी। के का जो यूनिट है बेटा इस फॉर्मूले के लिए एस सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, और ये जो लैम्डा एम आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनके फॉर्मूले पे, फॉर्मूले आप हमेशा याद रखोगे। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो। नहीं है मेरे हिसाब से कोई परेशानी। अच्छा, आप लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू के बीच रिलेशन भी बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना लेंगे सर। क्या होगा बताओ। देखो बेटा जो रिलेशन होता है ना वो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखो, चाहो तो आप रिलेशन बना सकते हो खुद से। क्या लिखा है आपने, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी लिखा है ना। बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है बताओ जल्दी से, आप सब लोगों ने पढ़ा है मुन्ना, नॉर्मेलिटी होती है सर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, हाँ ना बोलो। और ये जो के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी अभी मैंने बोला किसके बराबर, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो यहां से लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एम, है ना। मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होगी। क्या ये बात सही है, हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है यहां तक बात, है ना बेटा। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखना है। अबे एन फैक्टर निकालना तो आता है ना तुम्हें, पक्का ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आप कहोगे सर कॉपर सल्फेट है एक इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा 2+, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो एन फैक्टर निकालते टाइम आप टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, पक्का। चलो ठीक है, फिर आ गई तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बेटा ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो वेरिएशन है बेटा हमें देखना है दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से, जो 100% आयंस में टूट जाएं। जैसे ही पानी में डाला 100% आयंस में टूट गए, बहुत सारे आयंस फर्निश किए, कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वैसे अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो मुन्ना वीक इलेक्ट्रोलाइट चिन्नू सा टूटेगा, पानी में डालोगे बहुत कम डिसोसिएट होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा, आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो भी बहुत ही कम होगी, है ना। ये वीक और स्ट्रॉन्ग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग में अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो देखो एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनता है। इस ग्राफ पे ध्यान रखो, इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में पहले भी। लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच ये ग्राफ है ना। लैम्डा एम, एम क्या बेटा यहां पर मोलर कंडक्टिविटी। एक चीज आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिला। इस ग्राफ से मुझे क्या दिखता है,
इस ग्राफ से मुझे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ये बढ़ता जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? बोलो देखें, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और एक चीज बहुत ही प्यारी जो नोट करने वाली है, जो बहुत ही प्यारी चीज नोट करने वाली है, उसको आप नोट करो। अगर मैं इस ग्राफ को पीछे बढ़ा दूं तो यहां पर बेटा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है? 0। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? इनफाइनाइट। बोल ही नहीं रहा कोई। दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, उसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसको लैम्डा एम नोट दिखा दो, या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी से दिखाया जाता है। क्या मेरी बात तुम समझ गए? क्या बोला जाएगा बेटा इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो और वॉल्यूम इनफाइनाइट हो। ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये वाला जो आज का सेशन है ये कौन से बच्चों के लिए है, किसके लिए ज्यादा यूजफुल है? जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन माइंड मैप सीरीज बनाई उन बच्चों के लिए गई है जिन्होंने एक बार अपना रिवीजन पूरा कर लिया है, जो एक बार ब्रश अप चाहते हैं चैप्टर का फास्ट, फटाफट से, है ना, आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में, जो इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं, एक बार खटाखट खटाखट रिवीजन करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए माइंड मैप सीरीज। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है एक बार अच्छे से, तब आप ये वाला सेशन जरूर देखें, तब आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। अगर नहीं किया है तो पहले रिवाइज करें, फिर ये सेशन देखें। ठीक है ना। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू से नहीं आती तो बेटा ये आपके लिए सेशन है नहीं, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, है ना। पता चले तुम बाद में बोलोगे साहब अरे सर कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बता दिया आपने। हर सीरीज का अपना अलग मोटिव है बेटा, है ना। ये जो सीरीज है इसका मोटिव अलग है, बाकी जो डिटेल सीरीज होती है उनका मोटिव अलग होता है ना। तो आप ऐसे कंपेयर मत करो कि 30 मिनट में जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया, अरे बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 30 मिनट में नहीं, 3 घंटे में भी नहीं पढ़ाया जा सकता अगर 0 से पढ़ाएं तो। लेकिन ये जीरोस वाली क्लास नहीं है ना, इसका मोटिव कुछ अलग है ना, उसको समझो आप। हाँ जी, अब ये जो ग्राफ है आपके दिमाग में आएगा सर कंसंट्रेशन कम होने से आपका जो कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? हाँ जी, मैंने पानी ऐड किया, वॉल्यूम ऐड किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन अपने आप ही कम होगी, है ना। अच्छा, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होगा, आयंस के बीच में दूरी ज्यादा होगी। आयंस के बीच में दूरी ज्यादा होगी, उनके बीच अट्रैक्शन कम होगा, अगर तो आसानी से मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मान लो NaCl है, Na+ और Cl- दो आयंस उन्होंने फर्निश किए, अगर वो आयन एक दूसरे के पास पास रहे तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? सारी दुनिया का रूल यही है ना, प्लस वाले को माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे आसानी से। अगर आप उन दोनों आयंस के बीच में दूरियां बढ़ा दो, है ना, तब जाके वो अपना जीवन जी लेंगे, है ना। उनके बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उसकी वजह से मूवमेंट अगर आयंस का बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई मतलब नंबर ऑफ, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो मैं बढ़ा रहा हूं। वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, आयंस के बीच की दूरी बढ़ गई, ऑपोजिट आयंस एक दूसरे से जितने दूर होंगे अट्रैक्शन उतना कम होगा, मूवमेंट उतना फास्ट होगा। क्लियर है? तो ये चीज है जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज आप और देखिए, ये जो ग्राफ है ये ऐसा लग रहा है ना, एक ऐसा ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और जिसकी जो डिस्टेंस है, स्लोप है, वो नेगेटिव है। y इज इक्वल टू -mx+c का ग्राफ लग रहा है क्या आपको? है ना। तो चलिए, ये जो ग्राफ है, इक्वेशन में आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उस इक्वेशन को फॉलो करता है λm इज इक्वल टू λm इन्फिनिटी माइनस a√c। आप चाहो तो चेक कर सकते हो महाराज, ये जो बेटा λm है ये है y एक्सिस पे, ये जो √c है बेटा ये है x एक्सिस पे, और ये जो a है वो कांस्टेंट हो जाएगा m, और ये जो आपका λm0 है, दिस इज योर इंटरसेप्ट, है ना, दिस इज योर c। देख रहे हो, λm is equal to λm infinity minus a√c, where c is the concentration, λm infinity is limiting molar conductivity, λm is molar conductivity। a जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, आपने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उस पे डिपेंडेंसी रहती है आपके कांस्टेंट a की। ठीक है ना। ये जो आपका इक्वेशन है बेटा, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, है ना, आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जो आपका ग्राफ बनेगा
वो लगभग उसका जो मीनिंग है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। अगर यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है बेटा और यहाँ पर अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आता है। ये जो ग्राफ है बेटा कुछ ऐसा आता है, पीछे टच नहीं करेगा। ये जो ग्राफ होता है एसिम्पटोट बन जाता है बेटा, है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ की फीलिंग भी वही है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो बेटा, तो आपका जो लैम्डा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। इसका रीजन बेटा अलग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रीजन अलग है। देखो आप एक चीज याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब आप देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब सी का वैल्यू कम हो रहा है, सी कम हो रहा है तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा मतलब आयनाइजेशन बढ़ेगा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस देगा, और अगर आयंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में खेल किसका है, आयंस का भी। ज्यादा आयंस ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो बेटा कंसंट्रेशन कम हो रही है, अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बढ़ेगा, ज्यादा आयंस फर्निश करेगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है ना। अब यहां से एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। लैम्डा का बेटा फॉर्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। आप चाहो तो यहां पर लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन जो क्वेश्चन आता है जनरली वो बेटा लैम्डा एम पे आता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू, एक तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ के एंड और सी, और दूसरा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और फिर अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा के ए अल्फा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक और फॉर्मूला है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने कहां पढ़े हैं, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला कहां पढ़ा है सर, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं बेटा कोलरॉश लॉ की, है ना। कोलरॉश लॉ क्या कहता है, कोलरॉश लॉ ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसका, दोनों आयंस का, है ना। आयंस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास NaCl है, NaCl कैसे टूटा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए NaCl की, आप कहोगे सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। दिस इज योर कोलरॉश लॉ, है ना। अच्छा, अब अगर मान लो कोई ये कह दे कि सर मान लो कोई ज्यादा आयन फर्निश कर रहा है, जैसे Na2SO4 है, सर ये 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस आयन फर्निश कर रहा है, इसकी अगर मान लो आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना हो तो कोलरॉश लॉ से कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा बेटा 2 इंटू मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो उसको उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आती है बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस n माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से, है ना। और यहां पर लैम्डा इन्फिनिटी प्लस क्या है, कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, n प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस, वैसे ही n माइनस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायंस, और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। दिस इज योर कोलरॉश लॉ। एक बार बोलो देखें, कोई परेशानी किसी को यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान है बेटा, है ना, ये चीजें बहुत ही आसान है। चलो तो आगे बात करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि ये सेल करता क्या है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सेल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है बेटा, क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, इसकी थोड़ी सी हल्की सी प्रोसेसिंग देख लीजिए आप। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें दो पार्ट होते हैं, दो कंटेनर रखे, एक में जिंक की रॉड है और ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरा वाला जो आपका कंटेनर है उसमें कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। होता क्या इस वाले सेल में कि ये जो जिंक का एटम है बेटा, ये जिंक का जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जिंक का यहां पर जो एटम था वो Zn2+ में आ गया सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के आया। ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट होगा, यहां पर सॉल्यूशन में Cu2+ आयन पहले से प्रेजेंट है,
ये जो Cu2+ आयन है बेटा, ये क्या करते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और खुद कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। आप एक चीज देखिए, यहां पर जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट्स वाई इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाता है। इधर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, एक तरफ रिडक्शन हुआ। अगर मैं नेट रिएक्शन लिख दूं तो जो नेट रिएक्शन आएगी बेटा, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये जो आपका सिस्टम ले रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया मतलब करंट का फ्लो होने लग गया, है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है आपका, एनोड से कैथोड की तरफ। तो जो आपकी करंट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये लो आप लोग चीज जानते ही हो, ठीक। यहां पर एक और बड़ी चीज है कि ये जो दोनों हाफ सेल होते हैं वो दोनों जुड़े होते हैं किसके थ्रू, एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा, इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड भरा होता है। क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। और एक और खास बात होती है इस इलेक्ट्रोलाइट की कि इसके जो आयंस होते हैं उसकी आयोनिक मोबिलिटी सेम होती है, सेम आयोनिक मोबिलिटी, है ना। कैटायन और एनायन की जो आयोनिक मोबिलिटी होती है वो बेटा सेम होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वाला इलेक्ट्रोड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए बेटा 2 तरह के पोटेंशियल डिफाइन होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन IUPAC कहता है कि कैलकुलेशन में हम लोग जनरली यूज करेंगे कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको बोला जाता है सेल पोटेंशियल, जिसको आप E ऑफ सेल से दिखाते हो। फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। और अगर मान लो आपने यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले ली, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कैथोड और एनोड के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको आपने सेल पोटेंशियल बोला है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर, क्या आप याद रख लोगे ये वाला फॉर्मूला, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, पक्का। आगे चलें फिर। तो ये हो गया बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड और ई नॉट ऑफ सेल। हाँ, यहां पर ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हमेशा आप ध्यान रखो बीच में आपको बनाना है ऐसे 2 लाइन। ये जो 2 लाइन होती है किसको दिखाती है, सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड। क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड। तो जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है वो लेफ्ट साइड में लिख दो। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है कि जो जिंक है वो जिंक से Zn2+ में जा रहा है, और इधर कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो Cu2+ से Cu में जा रहा है। इस सेल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखानी हो तो यहां पर जहां एक्वस लिखा है उसकी जगह आप कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ गई आपको, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये है इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो यू शेप की ट्यूब है बेटा, इसमें आपने एक सॉल्ट भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयोनिक मोबिलिटी सेम होती है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं इनकी इंटरमिक्सिंग को रोकता है। बहुत ही काम की चीज है ये सॉल्ट ब्रिज। अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सर्किट पूरा नहीं होगा और उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट इस केस में नहीं करवा सकते। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है, वो है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो आपने ये भी चीज सोच रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया गया है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। जितने भी इलेक्ट्रोड्स है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में फाइंड किया गया है। और वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना माना जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट में 0 माना जाता है ना। तो उसको स्टैंडर्ड मानते हुए फिर बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया गया। अगर आपने वो सारे इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो एक सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट। ये पूरी सीरीज आपको याद नहीं रखनी, देखो सीधी सी बात ये, लेकिन आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए
कि अगर मैं यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है लिथियम का और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा फ्लोरीन का। बीच में आता है कौन? ऑक्सीजन नहीं बे, हाइड्रोजन। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी वो ये है कि इस पूरी टेबल में जो लिथियम होता है बेटा वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? ये सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो आपका फ्लोरीन होगा दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? ये क्या होता है बेटा जी? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। जनरली जो SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर आते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और जो नीचे आते हैं वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर बेटा ER मत लिखो, ये है सेल पोटेंशियल नहीं है बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका ऑर्डर है ना। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लिथियम का सबसे कम होता है -3.05, ये होता है 2.87। याद नहीं रखना बेटा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत ही काम की चीज है। कई बार आपको क्या करता है क्वेश्चन में, बहुत सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और आपसे कंपेयर करता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है ना। एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि अगर एक इलेक्ट्रोड की बात करो, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। क्या ध्यान में रखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा, क्या ध्यान में रखना है, इस चीज को आप ध्यान रखो। एक इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा जी वो किसके इक्वल होता है? जल्दी बोलो। माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। अगर जैसे मान लो मैं बात करूं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिखूंगा, देखो +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन माइनस ऑफ जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, सिर्फ साइन का ऑपोजिट, है ना, साइन का डिफरेंस होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको हाना में जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। यहां पर एक और बढ़िया चीज है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ते हो आप, है ना। एक फॉर्मूला होता है जो होता है del G इज इक्वल टू माइनस NF E ऑफ सेल, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF E ऑफ सेल, E ऑफ सेल इज क्या? सेल पोटेंशियल। और वैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नोट, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस NF E नोट ऑफ सेल। यहां पर ये जो E नोट ऑफ सेल है बेटा ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और वो जो ऊपर वाला सेल लिखा है ना E ऑफ सेल, दैट इज नॉर्मल सेल पोटेंशियल, है ना। एक्चुअली क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट आएगा तो सेल पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा, है ना। दैट इज योर E ऑफ सेल। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं वो फिक्स वैल्यू होती है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। इसी वजह से जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है हमेशा, है ना। अब आप एक चीज पूछोगे सर इस फॉर्मूले में n क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, है ना, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इस वजह से इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको हाना में जवाब देना पड़ेगा। और ये जो F होता है ना बेटा, ये होता है फेराडे कांस्टेंट 96500, इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है डायरेक्ट,
है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो आपको ध्यान में रखना होता है। रह जाएगा ध्यान पक्का। आगे चलें फिर। अच्छा, और बहुत ही काम की चीज नॉन्स्ट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नॉन्स्ट इक्वेशन है आता कहां से है, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के, नहीं लॉग क्यू, बेस होता है बेटा 10। क्यू क्या होता है, क्यू इज योर रिएक्शन कोशेंट, याद करो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते थे, क्यू इज योर रिएक्शन कोशेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेल्टा जी की जगह क्या लिख दोगे, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, और डेल्टा जी नोट की जगह लिख दोगे माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। और यहां से जो आपका फॉर्मूला बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ये है बेटा आपका फाइनल फॉर्मूला जो आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्लियर। यहां पर जो एन है बेटा, जो n है वो वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, Q वही है रिएक्शन कोशेंट जो आप लोगों ने वहां पढ़ा था। यहां पर जो n है ये E नॉट ऑफ सेल और E ऑफ सेल ये वही है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक चीज आपको और ध्यान रखनी होती है कि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन जो सेल रिएक्शन है उसमें अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आ जाए तो उसको Q के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, पहली चीज है ना। और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस आ जाए तो उस क्यू में उसकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखना होता है, प्रेशर लिखना होता है। जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, इसके लिए जो क्यू का एक्सप्रेशन होगा बेटा वो हो जाएगा C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। अगर इनमें से ABCD में से कोई भी लिक्विड हुआ या फिर प्योर सॉलिड हुआ तो वो क्यू के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं होगा। और अगर कोई गैस आ जाती है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा, यहां पर आप डेल्टा जी की वैल्यू अगर देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि भैया अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो सेल रिएक्शन है बेटा स्पॉन्टेनियस है। कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। आप क्या करोगे, ई ऑफ सेल निकालोगे, डेल्टा जी निकालोगे। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है वो तभी आएगा जब ई ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आपका डेल्टा जी 0 आ जाता है तो सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। यह जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। क्यू की वैल्यू डालोगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो आप यहां से निकाल लोगे। क्लियर। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप इसमें और ध्यान रखो, एक छोटी सी चीज बेटा आपको और ध्यान में रखनी है। अगर मान लो आपका जो सिस्टम है ना, अगर मान लो उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना, क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो पता आप क्या ध्यान रखोगे, इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, इक्विलिब्रियम पे होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वो बराबर हो जाता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन दोनों का बराबर हो गया तो देखो आप बोलते हो ई ऑफ सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर आ गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो ई ऑफ सेल होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यस, डेल्टा जी का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, अगर ई ऑफ सेल 0 हो गया तो डेल्टा जी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। और होगा क्या, इक्विलिब्रियम पे बेटा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है और रिएक्शन कोशेंट किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के बन जाता है ना। तो ये फॉर्मूला भी बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कब, जब सिस्टम में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, अभी हमने नॉन्स इक्वेशन पढ़ी है। नॉन्स इक्वेशन क्या कहती है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। अभी हमने कहा बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ई ऑफ सेल 0 हो जाएगा।
और जो Q है उसका वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको 0 कह दोगे तो E नॉट ऑफ सेल का जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा बेटा 0.059 बाई n log K इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन ये सारी कंडीशंस जो भी मैंने लिखा आपकी स्क्रीन पर, ये कब होगा? जब सिस्टम में क्या हो? इक्विलिब्रियम हो। सिस्टम में क्या हो बेटा? इक्विलिब्रियम। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो यहां तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा वो मैं आपकी स्क्रीन पर लिखवाता जा रहा हूं, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रोलिसिस की। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है मान लो इसमें आपने मोल्टन NaCl भर रखा है ना। NaCl मोल्टन स्टेट में है ना। तो ऑब्वियस सी बात है NaCl अगर मोल्टन स्टेट में है तो बेटा क्या होगा? वो आयन देगा Na+ और Cl-। लेकिन पानी प्रेजेंट नहीं होगा। सॉल्यूशन में दो आयंस प्रेजेंट है। यहां पर एक आपने इलेक्ट्रोड लगा रखा है एनोड, दूसरा लगा रखा है कैथोड। यस, सॉल्यूशन में दो आयन प्रेजेंट है Na+ Cl-। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते ही होगा क्या? एक बात बताओ, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा सर। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जो Cl- होता है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl2 गैस की फॉर्म में क्या कर जाता है? रिलीज हो जाता है ना, लिबरेट हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कैथोड की, बेटा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सॉल्यूशन में Na+ आयंस प्रेजेंट है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और कहां चले जाएंगे? Na सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई तो Cl2, और कैथोड पे क्या मिला तो Na। इन दोनों को बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इनको क्या बोला जाता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है कि किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, और उस कंडक्शन की वजह से वो जो सॉल्यूशन है उसमें केमिकल चेंज आ जाए, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट सब्सटेंसेस आपको मिले। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जिस एपरेटस में होता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है, उस एपरेटस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये बेटा करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। जैसे ही आपने इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पे रिडक्शन हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वहां पर लास्ट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? हाँ, तो बेटा यहां पर एक चीज छोटी सी आपको जो नोट करने वाली बात है कि यहां पर जो चार्जेस होंगे वो थोड़े से ऑपोजिट हो जाते हैं। कैथोड पे बेटा जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और जो आपका एनोड है आ चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा चार्जेस का ध्यान रखना है। ऑब्वियस ही बात है, एनोड जो होगा उस पे कौन जा रहा है? Cl- एनोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एनोड पे चार्ज हो पॉजिटिव। और वैसे अगर मैं बात करूं कैथोड की, कैथोड पे कौन जा रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब वो तभी पॉसिबल होगा जब उस पे चार्ज कैसा हो? नेगेटिव, है ना। तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब उस पे चार्ज नेगेटिव रहा होगा। क्लियर? तो ये छोटी सी चीज है जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब बात ये आती है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये किस पे डिपेंड करता है? ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो यहां से दो लॉ पढ़ने होते हैं हमें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जिसको हमें ध्यान से देखना है। बेटा क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसका मास है ना, W, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। जैसे यहां पर आपका सोडियम डिपॉजिट हो रहा है ना कैथोड पे, तो कोई आपसे ये पूछे कि भाई सोडियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, तो फैराडे ने बोला कि जो W होता है मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे के थ्रू, उस सॉल्यूशन के थ्रू कितना चार्ज पास हुआ है ना। और जो W प्रोपोर्शनल टू Q, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे Z, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। और बेटा जो Q होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू T, है ना। करंट Z इंटू I इंटू T, है ना। I इंटू T, T है यहां पर टाइम, ठीक है। अब बात ये आती है कि Z क्या है? Z को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, ये होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। और ये जो एन फैक्टर होगा वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। उस इलेक्ट्रोलाइट में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वही एन फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं AgCl, बेटा AgCl में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो बेटा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट अगर आयंस में टूटेगा CuSO4, अगर ये आयंस में टूटेगा तो बताओ कैसे टूटेगा, Cu2++ SO4 2-, तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2 यूनिट, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट लिखना है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, वहां से आपको Z का वैल्यू मिलेगा, I यहां पर करंट है, T यहां पर टाइम है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको W का वैल्यू। क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे ही सेकंड लॉ क्या बोलता है फैराडे का, फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस में व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो आपके पास 3 सॉल्यूशन है A, B और C, है ना, A, B और C। यहां पर तीनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जो करंट की वैल्यू है तीनों के लिए क्या है बेटा, सेम है ना। इन तीनों कंटेनर में आपकी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे एक सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मान लो A डिपॉजिट हो रहा है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, तो ये कहता है कि इसका जो मास होगा W वो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। W ऑफ A, मास ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इक्विवेलेंट वेट, W ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यहां से जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, वो इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, वो इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ C डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, है ना। तो ये है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि तीनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, Q का वैल्यू सेम हो गया, है ना। यहां से देखो, यहां से अगर Z की वैल्यू आपने लिखी, Z हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, Q का जो वैल्यू है वो सेम है सबके लिए, तो जो W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू वेट ऑफ C डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, है ना। तो ये जो तीनों चीजें हैं एक दूसरे के इक्वल होगी। ये है आपका कौन सा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा सा इस क्वेश्चन में, इस केस में जो भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आगे पीछे और कोई बात नहीं करता। मुश्किल जो चीज आती है आप लोगों को वो आती है इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन में, है ना। ये जो नाम है आपको डरावना सा लगता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन एन फैक्टर डिवाइड बाय एन फैक्टर, है ना। और इस केस में जो एन फैक्टर होगा वो टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है बेटा छोटी सी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद एक चीज उसने और बोली थी, क्या बोली थी, एक छोटी सी टर्म आती है जिसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो बेटा क्या होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है Na+ और एक H+। अब इन दोनों में से अगर मैं कैथोड की बात करूं तो या तो Na+ जाएगा कैथोड पे डिस्चार्ज होने या फिर H+ जाएगा डिस्चार्ज होने, दोनों में से कोई एक जाएगा। अब बात ये आती है कि भैया दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायंस प्रेजेंट हो तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, इसको बताने के लिए थ्योरी आई जिसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये कहती है थ्योरी कि वो वाला आयन पहले जाके डिस्चार्ज होगा जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। किसी भी आयन को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होने के लिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल।
अब ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है जितना कम होगा जिस आयन के लिए, वो वाला आयन पहले जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं केटायन की, तो बेटा केटायन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, एसओपी। तो ये एसओपी जितना कम हो उतना ही वो वाला आयन पहले जाके डिपॉजिट होगा। एसओपी अगर कम है इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बताया तो था आपको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप में ही बढ़ जाएगा, ऑपोजिट होता है ना। तो केटायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए मतलब एसओपी कम होना चाहिए, एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस केटायन का एसआरपी ज्यादा होगा वो पहले जाके डिपॉजिट होगा। और अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन के केस में डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यस, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए इसका मतलब एसआरपी कम होना चाहिए। जिस एनायन का एसआरपी कम होगा वो पहले जाके डिस्चार्ज होगा, है ना। तो एनायन के डिस्चार्ज का ऑर्डर लिखा हुआ है यहां पर। यस, ये वाला ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चंस करने में ये वाला ऑर्डर काम में आता है। इसमें ओवर वोल्टेज वाली चीज भी इंक्लूड होती है ना। दोनों चीज मिलके ये ऑर्डर बनता है। तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तो अगर सॉल्यूशन में कोई आयन आपको मिल जाए दो, तो उनमें से इस ऑर्डर में आपको डिस्चार्ज करना है। और वैसे अगर मैं केटायन की बात करूं तो केटायन के केस में देखो आपके सामने लिखा हुआ है छापा CHAPA, कॉपर, मरकरी, Ag प्लस, Pt प्लस, Au3 प्लस। इन सबका जो डिस्चार्ज होता है वो हाइड्रोजन से पहले होता है। ये सारे के सारे जो आयंस होंगे, केटायंस होंगे, ये H प्लस से पहले डिस्चार्ज होंगे। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन में क्या क्या था, एक था H प्लस और दूसरा था Na प्लस। क्या CHAPA में से कहीं आ रहा है क्या Na प्लस? नहीं सर, इसका मतलब H प्लस जो होगा वो Na प्लस से पहले डिस्चार्ज होगा। अगर ये वाले आयन आते हैं तो वो H प्लस से पहले डिस्चार्ज होंगे। यहां पर ये वाला आयन प्रेजेंट नहीं है, Na प्लस है। जो Na प्लस जो होगा वो H प्लस के बाद डिस्चार्ज होगा। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं, है ना बेटा जी, तो कैथोड में पता है क्या होगा, H प्लस जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस मिलेगा। सॉल्यूशन में Na प्लस पड़ा रहेगा। तो ये थी आपकी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल कैटायन के लिए होता है SOP, एनायन के लिए होता है SRP। ये वाले जो कैटायंस होते हैं वो H प्लस से पहले डिस्चार्ज होते हैं, बाकी H प्लस के बाद डिस्चार्ज होंगे, है ना। तो H प्लस से कंपेयर करने में आसानी रहती है हमारे लिए। CHAPA छापा, इसको याद रखें। एनायन के डिस्चार्ज का ऑर्डर आपको यहां पर दिया हुआ है। क्लियर? तो बेटा ये वाला था पार्ट था जो आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताने में काम में आता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है बैटरी वाला पोर्शन, टाइप्स ऑफ बैटरी। ये वाला वो पार्ट था जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है ना। ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में दिया हुआ है, ड्राई सेल के बारे में दिया हुआ है। वो बहुत पूरा का पूरा थ्योरी है, वो आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ लें। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बैटरी जो होती है वो क्या होता है, कहता है कि बैटरी इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिकल सेल, जो क्या करते हो बेटा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब वो अपने आप में कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल है। ये बैटरीज बेटा दो तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी बैटरी, दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है वो ये कहता है कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है बट ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो इन बैटरी का जो रिएक्टेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है। तो इन बैटरी ये वापस रिचार्ज नहीं होती है ना, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ये बैटरी खत्म हो गई, डेड है ना, रिचार्जेबल नहीं है। यहां पर ये कहता है कि जो आपकी बैटरी होती है उसको आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो आफ्टर यूज बाय पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाती है ना। तो अब इन सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेड स्टोरेज बैटरी का एग्जांपल दिया हुआ है, ड्राई सेल। ये चीज आप एक बार अपनी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है तो वो यहां पर कवर करना वैसे भी मुश्किल है हमारे लिए एक गिवन सेट ऑफ टाइम में। ऑलराइट, तो बस ये वाला पोर्शन था बेटा जो मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने आज वाली सेशन में कवर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप लोग एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें रिलेट होंगी, आसानी से रिलेट कर पाओगे, अच्छा रिवीजन आपको मिल जाएगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में।